हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण काव्य बोध में काव्य के बारे में पढ़ा था, जिसके दो प्रकार पढ़ा हम लोगों ने, है ना, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य हम लोगों ने पिछले लेक्चर 9 में कर लिया था। अब इसमें हम लोग काव्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि श्रव्य काव्य के अंदर प्रबंध काव्य आता है और प्रबंध काव्य के अंदर महाकाव्य और खंड काव्य आता है। तो आज हम लोग इस महाकाव्य को और प्रबंध काव्य और श्रव्य काव्य, इनको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो इसमें लिखा हुआ टॉपिक है आपका, तो चलिए खैर इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। अगर आपने पिछले ना देखा हो तो ज़रूर देखें और बेहतर समझ में आएगा। चलिए खैर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, आपने पिछले बार देखा था, ये फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, फ्लो चार्ट में सीधा सीधा बना हुआ है इसमें सब कुछ कि कौन किसका प्रकार है। तो चलिए देखते हैं, हम एक बार फिर सबको बता देते हैं। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, हम लोगों ने दृश्य काव्य कर लिया था, नाटक और एकांकी पढ़ लिया है पिछली बार। श्रव्य काव्य इस बार पढ़ेंगे, उसके अंदर प्रबंध काव्य आता है पहला, फिर उसके बाद महाकाव्य आता है। तो इनको हम लोग देखेंगे, श्रव्य, प्रबंध और महाकाव्य को। ठीक है, सीरियल में देखते चलेंगे। तो चलिए खैर आगे चलते हैं, श्रव्य काव्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो आज का टॉपिक हमारा है। श्रव्य काव्य क्या होता है? ऐसे काव्य जिनका आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है। पढ़कर या सुनकर लिया, जैसे किताबों में लिखी हुई चीज़ें होती हैं, आप उसको सुनकर या पढ़ कर लेते हैं, जिसमें चित्र ना बना हुआ हो, उन्हें आप श्रव्य काव्य कहते हैं या कहा जाता है। जैसे महाकाव्य कोई भी हो गया, ठीक है, जैसे खंड काव्य हो गया, मुक्तक काव्य हो गया, प्रबंध काव्य, कहानी, उपन्यास, ये सब क्या है आपके? सब श्रव्य काव्य है। क्या है? ये सब श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसके उदाहरण और ये, तो आप बता सकते हैं। श्रव्य काव्य के भेद देख लेते हैं। इसके भेद दो होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। जैसे प्रबंध में लिखा हुआ बंध, बंध मतलब होता है इसमें कुछ ना कुछ बॉन्डेज होगी, कुछ ना कुछ रूल होगा, जिसके तहत आपको लिखना होगा कविता या कहानी। समझ रहे हो? अब मुक्तक काव्य का मतलब होता है मुक्त, फ्री, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई बंधेज नहीं रहता है, अब जैसा चाहे लिख सकते हैं। तो खैर इसमें नाम से हमने आपको बताया। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे प्रबंध काव्य में हमने जैसे अभी कहा कि बंध होता है, यानी कि प्रबंध काव्य में कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से कथात्मक वर्णन होता है, यानी काव्यात्मक वर्णन। कथा क्रमबद्ध, यानी कि सीरियल इसमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीरियल से होना चाहिए पूरा, एक एक शुरू से, बचपन से लेके लास्ट तक कब का दिया होना चाहिए उसके बारे में, जिसके बारे में भी रहे। तो क्रमबद्ध जब इसके बारे में काव्यात्मक वर्णन होता है, काव्यात्मक यानी कहानी या कविता के माध्यम से, तो वो होता है आपका प्रबंध काव्य। जैसे रामचरितमानस आपने कभी न कभी सुना होगा या देखा होगा, तो ये क्या होगा? रामचरितमानस एकदम क्रमबद्ध राम के बारे में, पूरा रामचरितमानस, राम के चरित्र चित्रण पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का दिया हुआ है। अब चलते हैं बात प्रबंध काव्य को, उदाहरण भी हमने बता दिया, परिभाषा भी बता दिया। प्रबंध काव्य के अंदर चलते हैं तो आता है महाकाव्य और खंड काव्य, दो होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे महाकाव्य के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे हम लोग इसमें? महाकाव्य के बारे में देखेंगे। तो चलिए खैर देखते हैं महाकाव्य क्या होता है, इसके बारे में, इसकी विशेषताएं और इसकी रचनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है सबसे ज़्यादा। महाकाव्य में मानव के संपूर्ण जीवन का उद्देश्यपूर्ण चित्रण होता है। मानव के, यानी जिसके बारे में भी महाकाव्य लिखा जाएगा, तो उसका संपूर्ण जीवन बचपन से लेकर तो पूरा डिटेल लिखा जाएगा। उसके चरित्र चित्रण कैसा था, पूरा व्यवहार कैसा था, कैसे सब कुछ जीवन उसका था, संपूर्ण जीवन बताया जाएगा, उसके एक एक पहलू के बारे में। महाकाव्य सर्गों में बधा होता है। वो देखो, बधा प्रबंध काव्य है तो ये बधा होता है। ठीक है, सर्ग होते हैं। सर्ग मतलब होता है जैसे आप लोग कहते हो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तो ऐसे इसमें भी सर्ग होते हैं। एक सर्ग, दो सर्ग, तीन सर्ग। तो सर्ग 8 या 8 से अधिक होते हैं। प्रबंध महाकाव्य में क्या होते हैं? कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए या 8 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो महाकाव्य में आएगा। ठीक है, वे ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस अंगी होता है, मतलब उसमें एक जरूर प्रधान होना चाहिए, मेन होना चाहिए, चाहे श्रृंगार, चाहे वीर और शांत रस में कोई में तीन में से एक होना चाहिए। और अन्य रस गौण होते, थोड़े थोड़े बीच बीच में आते रहते हैं। ठीक है, कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होनी चाहिए, जो लोगों में प्रसिद्ध हो या ऐतिहासिक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। महाकाव्य का नायक धीरोदत्त, यानी कि बढ़िया धीरज होना चाहिए, उसके अंदर साहस होना चाहिए, नहीं कि जल्दीबाजी में कोई उल्टा पुल्टा काम करे। आदर्श होना चाहिए तथा मानवीय गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। जो भी एक मानव में अच्छे गुण होते हैं वो सारा कुछ उसमें होना चाहिए। इसका उद्देश्य महान होता है, महाकाव्य लिखने का उद्देश्य महान होता है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में देखा। महाकाव्यों के नाम जो आते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है, महाभारत जो कि व्यास व्यास ने लिखा है, पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो ये जो आपके जो 5 महाकाव्य बहुत ज़्यादा फेमस है और इनको आपको जरूर याद रखना है। इनके कवियों के नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और बन जाएगा। अब चलते हैं, बात आती है विशेषताएं महाकाव्य की आती है लिखने के लिए। तभी हमने इसके बारे में पढ़ा, तब विशेषताएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते, पहले विशेषता हो गई। महाकाव्य का नायक जो है धीरोदत्त गुणों से युक्त होता है, यानी कि उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। इसमें शांत, वीर या श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती, ये भी आपको याद हो गया। चौथा नंबर, महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसमें धर्म के बारे में बताया गया होगा, अर्थ या काम और मोक्ष की प्राप्ति, सभी की उसमें होता है बारे में बातें, तो ये प्राप्ति होती है। पांचवा है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, अनेक छंदों का प्रयोग होता है। तो हमने 5 आपको विशेषताएं दे दी, 5 में सबसे 3 या 4 विशेषताएं आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको खैर हमने ये समझा दिया। आई होप कि आपको महाकाव्य, प्रबंध काव्य और श्रव्य काव्य के बारे में आपको तीनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये रहा आपका, इसमें आपने देखा, और आई होप कि हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ये समझ में आ गया होगा। अब जिसमें इसमें लौट कर आते हैं कि हमने आपको श्रव्य काव्य, प्रबंध काव्य और महाकाव्य तीनों बता दिया है। अब इसके बाद आएगा फिर आपके पास खंड काव्य, इसी का है एक प्रकार, प्रबंध का ही खंड काव्य होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा, तब कमेंट एक जरूर करिए और लाइक करके अटेंडेंस अपना दे दीजिए, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इसी तरह अच्छे कंटेंट के साथ आते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़िए, मेहनत करिए, और आपका पेपर पास में है, जमकर मेहनत कीजिए, और आपके लिए ही हम ये सारा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।